नमस्कार। ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री मैगजीन के लैंड लीडर सेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं मिस्टर पुरुषोत्तम जगताप से, जो चेयरमैन है श्री सोमेश्वर सहकारी साकर कारखाना लिमिटेड, जो बारामती से 35 किलोमीटर की दूरी पे आता है। और ये बहुत ही अच्छा कारखाना है। हम रात को जब आए, एक्चुअली कल रात को आए, तो उस समय हमने देखा कि यहाँ पे जो नीट क्लीनलीनेस है, साफ सफाई है, वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे साफ सफाई है सर एक्चुअली। तो सर एक्चुअली और हमको बहुत अच्छा लगा जी। और यहाँ पे आसपास जो लोग हैं वो बहुत प्रसन्नता से फैक्ट्री का, शुगर फैक्ट्री का नाम लेते हैं सर एक्चुअली जी, कि हम सोमेश्वर सहकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं करके। तो इसके पीछे क्या राज है सर एक्चुअली? देखिए, ये सोमेश्वर शुगर फैक्ट्री जो है, ये पवार साहब और अजित दादा जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र राज्य के, उनके नेतृत्व में ये बोर्ड यहाँ पे काम करता है। और ये कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री होने की वजह से हर एक को ऐसा महसूस होता है कि ये अपनी फैक्ट्री है, ये जो एरिया है, कैंपस है, ये अपना है। इस वजह से सब कुछ अपना समझकर ही या सोचकर, साफ सफाई या जो कुछ भी है अपना समझकर या इस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन बाहर तो साफ सफाई है सर जी। प्लांट के अंदर, प्लांट के इक्विपमेंट जो ऊपर से है जी, वो भी अच्छे से पेंट किया हुआ है, वो भी अच्छे से साफ किया हुआ है। तो अंदर तो कर लेते हैं, बाहर के लेवल पे इतना अच्छा नहीं होता है सर। तो इसके पीछे कैसे प्रेरणा मिली सर एक्चुअली कि स्वच्छता एकदम दिखती है सर? हमारे जो नेता है अजित दादा पवार साहब, उनको सब अप टू डेट उनको चाहिए सब कुछ, उनका नजरिया वैसा रहता है। उनकी वजह से हमें भी ऐसी आदत है कि सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वेल कंडीशन होना चाहिए। इसकी वजह से हम हर साल ये मेंटेन करते हैं। इसमें हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी अच्छी तरह से हमें साथ देते हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी अच्छी तरह से काम करते हैं, देखभाल करते हैं। और सर एक्चुअली आप जो श्री सोमेश्वर साकर कारखाना है जी, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि ये कैसे प्रारंभ हुआ, किससे स्टार्ट किया और कौन सा उद्देश्य लेके जो फाउंडर्स थे जी, उन्होंने ये कारखाना शुरू किया था? जी। अभी देखिए, यहाँ से इरिगेशन का कैनल गया है, वीर डैम है, भाटगढ़ डैम है, वहाँ से ये एरिया इरिगेटेड है। यहाँ से बहुत साल पहले, 60 साल पहले, अंग्रेजों के ज़माने में ये कैनल का काम हुआ है इरिगेशन का। तब से यहाँ गन्ने की खेती होती है, गन्ना करते थे। फिर शुरू में जैगरी का बहुत सारा प्लांट था, छोटा छोटा, किसान अपने लेवल पे गुड़ बनाते थे। हाँ, गुड़ बनाते थे। लेकिन उसके बाद में सोच ऐसे आई कि इससे ज़्यादा कुछ तो हम सब मिलाकर कुछ करना चाहिए। उस वजह से कुछ लोग साथ में आकर, प्रमोटर्स होकर, उन्होंने यहाँ पे जगह ली। अभी सोमेश्वर शुगर फैक्ट्री का 200 सवा 200 एकड़ जमीन है। ये सब बैरल लैंड था, इसके ऊपर ये इंडस्ट्री खड़ी हुई है, बंजर जमीन थी, लेकिन गन्ना पास में ही था। ये गन्ने की खेती पे जो किसान है वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, ये सोचकर यहाँ चीफ प्रमोटर ने कोई लोगों ने हाथ में लिया ये काम, और यहाँ से शुरुआत हुई कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की। पहले तो ये छोटा इंडस्ट्री था, 1200 टन क्रशिंग कैपेसिटी दिन का था। आहिस्ता आहिस्ता वो ये बढ़कर अभी 5000 टीसीडी का प्लांट हुआ है। या हर रोज 5000 टन गन्ना यहाँ क्रश करते हैं। बराबर सर। और सर दूसरा ये सर एक्चुअली कि गन्ने का जो मूल्य है जी किसानों को, जी, जो सरकार ने जो तय किया हुआ रेट है एफआरपी, उससे भी ज्यादा आप दे रहे हैं। जी जी जी। तो ये सर थोड़ा सा टिपिकली मुझे खुद समझ में नहीं आया जी, क्योंकि कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज में ज्यादातर ये होता है कि जो गन्ना किसानों का जो बकाया होता है वो भी नहीं देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक भी नहीं देते हैं जी। ये हमने देखा है जी। और एक दूसरी तरफ आप हो, आपकी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है, वो जो सरकार रेट तय करती है उससे भी 500 रुपये 1000 रुपये ज्यादा दे रहे हैं जी जी।
तो ये सब थोड़ा कुछ अलग से मुझे महसूस हुआ, तो मैंने पूछा सर ये कैसे प्रेरणा मिली सर, कहाँ से आपने ये हाँ। शुरुआत की सर, कैसे ये हो? अभी हमारे मेंबर्स हैं फैक्ट्री के, वो 27,000 मेंबर्स हैं। गन्ना हमारे एरिया में गन्ना बहुत सारा होता है, तो वो गन्ना क्रश करके अभी खाली शुगर ही नहीं बनाते, चीनी नहीं बनाते, उससे बाय प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं, इथेनॉल बनाते, RS रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाते हैं। बाकी कोजनरेशन का प्लांट है, बगैस जलाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं, वो MSCB को एक्सपोर्ट करते हैं। जो कुछ भी है उससे ज़्यादा कमाई कैसी हो, और जितनी कमाई हो उतने उसमें से खर्चा निकाल के जितना हो सके ज़्यादा किसानों को देना, ये हमारा प्रयास रहता है। इसकी वजह से FRP से ज़्यादा पिछले 3 साल से तकरीबन 500, 550, 600 रुपया भी FRP से ज़्यादा हम लोग किसानों को दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, इससे बहुत अच्छी खुशी हमें भी मिलती है, हमारे सब वर्कर्स भी उसमें उनका भी योगदान है, ऑफिसर्स का है, हम सब मिलके एक परिवार के जैसे इस इंडस्ट्री को देखते हैं। नहीं लेकिन आप इस परिवार के मुखिया हैं सर, आप चेयरमैन हैं, तो इस परिवार का हेड आप नहीं सर, टीम वर्क है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये पूरा टीम वर्क है। टीम वर्क तो है सर, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि लगभग 950 शुगर मिल्स हैं भारत में, जी जी, जिसमें से सबसे ज्यादा शुगर मिल्स जो हैं वो महाराष्ट्र में 350 के आसपास है, 320 के आसपास शुगर मिल्स हैं ऑपरेशन। जी, तो पूरे भारत में अगर अपने 950 शुगर मिल्स मिला निकालें तो उसमें से कितनी शुगर फैक्ट्रीज हैं जो FRP से ज्यादा देती हैं किसानों को, या जो किसानों के बारे में सोचती हैं, या ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरे पैसे मेरे जेब में से पैसे निकल के किसान की जेब में जाना चाहिए तो उसका कुछ भला होगा। ये जो सोच है ना, ये सब तो पूरा कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ अजीब सी सोच है, मगरमच्छ के बीच में कोई एक ऐसा शेर आ गया जो देने लगे? नहीं, बहुत कम फैक्ट्रीज है ऐसा सोचते हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। हमारे जो नेतृत्व है पवार साहब और अजित दादा, उनका हमेशा प्रयास रहता है कि किसानों को अच्छी तरह से उनको सर्विस दी जाए, अच्छी तरह से उनको गन्ने का जो प्राइस है वो अच्छी तरह से उनको मिले, यह हमेशा उनका प्रयास रहता है। नहीं, आप प्रयास में सफल है सर, वो दिख रहा है, क्योंकि आसपास के जितने भी किसान हैं, हम थोड़ा मिल के आए थे, वो बहुत प्रसन्न है सर एक्चुअली। दूसरा सर, मुझे आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है जी, आपका जन्म कहाँ हुआ, कौन से गाँव में हुआ, फिर आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, स्कूल कॉलेज कैसे हुआ, और ये जो सोमेश्वर शुगर फैक्ट्री है उसकी चेयरमैन तक की आपकी जो यात्रा रही सर, वो जरा बताएंगे सर किस तरीके से यात्रा हुई? जी जी जी, मेरे माँ बाप किसान हैं। सोमेश्वर शुगर फैक्ट्री के नज़दीक ही मेरा गांव है, वानीवाड़ी करके मेरा गांव है, वहाँ पर मैं पैदा हुआ। लेकिन मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे पुणे जैसे सिटी में एजुकेशन के लिए भेजा, और मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, BCom ग्रेजुएट हूँ। और 86 में आफ्टर कंप्लीशन माय ग्रेजुएशन में मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर थे वो एक्सपायर हुए, और फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेरे ऊपर था तभी। और उसकी वजह से थोड़ा बैकग्राउंड पॉलिटिकल होने की वजह से ये जो फैक्ट्री के जो मेन फाउंडर्स थे उसमें मेरे पिताजी थे, तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, इसकी वजह से मैं भी खींचा गया राजनीति में, और कोऑपरेटिव में काम करने की थोड़ी मेरी भी इच्छा थी, इसमें मैं भी इन्वॉल्व हुआ इसमें। तो मैं फर्स्ट टाइम 1987 में मैं एज ए डायरेक्टर इन शुगर फैक्ट्री तब से काम कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से एज ए चेयरमैन मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और काम करते समय मुझे बहुत सारा समाधान है कि किसानों के लिए कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, और अच्छे लोग मिले, नेतृत्व अच्छा मिला, इसकी वजह से अच्छा कुछ किसानों के लिए कर सका हूँ। नहीं, किसानों के लिए डेफिनेटली आप कर रहे हैं सर, और वो दिखता है, काम दिखता है, क्योंकि इतने साल हो गए, इतने सालों से आपकी लगभग 3-4 दशक से आपकी फैक्ट्री है और सक्सेसफुली है अभी भी, बराबर है, और लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है सर एक्चुअली।
क्योंकि ऐसे है। पिता देखने में कम मिलते हैं जो जनता की जेब में से पैसे निकालें, ऐसे ज्यादा मिलते हैं जो जनता की जेब में पैसा डालें। जी जी जो गरीब जो किसान है उसके बारे में सोचे, जी। या जो दूसरा अपने जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स है उसके जेब में 2 रुपए और ज्यादा एक्स्ट्रा डालें, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। बराबर। तो डेफिनेटली दूसरा सर एक्चुअली कि हम जैसे सर हम तो भारतीय लोग हैं, जी तो हम लोग अपने माता पिता से और अपने संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं। जी तो आपको कुछ ऐसी आपके माता पिता ने कुछ स्पेशल मार के डांट कुछ स्पेशल शिक्षा दी हो बचपन में जी। या जवानी में, जी। जो आपको अभी भी एज ए चेयरमैन काम आती हो, कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो जी। और जहाँ कहीं आपको लेना है या नहीं लेना है उस दुविधा में आप रहते होंगे, अच्छा। तो वहां पे आपके माता पिता की शिक्षा कुछ काम आती है, तो वो शिक्षा सर आप बताएंगे कि आपकी माताश्री ने जो शिक्षा दी थी वो कौन सी थी और आपके पिताश्री ने जो शिक्षा दी थी वो कौन सी थी? जी मेरे पिताजी भी राजनीति में थे। उनका कहना था हमेशा कि लोगों के लिए अच्छे तरीके से काम करना, उनकी मदद करना। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, लेकिन खेती की जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे अभी गन्ना ही सिर्फ ऐसा है कि जहाँ से गारंटेड इनकम सोर्स है। तो हमेशा जो कुछ भी करे वो निष्ठा से करे, सच्चे दिल से करे, यही शिक्षा थी माँ बाप की। उनके राय पे अभी चल रहा हूँ। और सर आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है सर, जी जिस समय आप कहीं आपको जीवन में ऐसा लगा हो कि नहीं मेरे माता पिता ही मेरे भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है? जी जी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप सब शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं, मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पिताजी का ही सब कुछ है, कि उनकी वजह से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी बदौलत हो। उनका आशीर्वाद था, वो उनका नाम जो यहाँ सोसाइटी में था, उसकी वजह से मुझे ये मकाम जो है इस पे आने के लिए उनका बहुत सारा आशीर्वाद रहा है मेरे पीछे। और सर आपकी पत्नी का क्या योगदान रहा होगा सर? आप वो अर्धांगिनी कही जाती है भारतीय संस्कृति में, हम पत्नी को अर्धांगिनी यानी कि आधे अंग का जो महत्व है वो देते हैं। बराबर। तो आप जो अभी जो सफलतापूर्वक सारे प्रयास कर रहे हैं और सारे जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपकी पत्नी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे सर कि नहीं थैंक यू आपने सपोर्ट किया इसलिए? मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अभी सोमेश्वर शुगर फैक्ट्री जो है वो बहुत सा बड़ा इंडस्ट्री है। चीनी बनाना, को जनरेशन का प्लांट है, डिस्टिलरी का प्लांट है, या फैक्ट्री के साथ साथ हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। इसलिए मुझे बहुत सारा टाइम यहाँ पर ही देना होता है। फैमिली के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो इसके लिए मेरी पत्नी ने, अर्धांगिनी ने जो मुझे साथ दिया है मेरे बच्चों के लिए, मुझे मेरे फैमिली के लिए, उसकी वजह से ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। उसके लिए बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। और सर एक्चुअली जैसे आपने बताया कि आप व्यस्त रहते हैं, जी हमने देखा अभी आप मीटिंग में थे और बहुत सारे लोग आपसे मिल रहे थे, आप जब से आए तब से मीटिंग में ही थे। जी। तो अब जब आप इतने व्यस्त रहते हैं सर एक्चुअली, क्योंकि आप वो पूरी फैक्ट्री की तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है जी, छोटे बड़े सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो उसका अच्छा परिणाम भी आपके ऊपर आएगा और बुरा परिणाम भी आपके ऊपर ही आएगा। दूसरा छोटे मोटे वर्कर्स के प्रॉब्लम, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स, हार्वेस्टर्स के प्रॉब्लम्स, फैक्ट्री वर्कर्स के प्रॉब्लम्स भी आप तक पहुंचते होंगे। जी, जी, जी। और लोकली भी दूसरे प्रॉब्लम्स भी आते हैं सर एक्चुअली। बराबर। और घर में भी अपने रिश्तेदार होते हैं जी। अब फिर रिश्तेदारों के साथ दूसरे मित्र भी होते हैं जो रिश्तेदारों के बराबर ही होते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर? आप सबके लिए समय निकाल लेते हैं? कोशिश करता हूँ, लेकिन फैमिली के लिए थोड़ा समय कम ही मिलता है। यहाँ ज़्यादा समय, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो अच्छी तरह से संभालनी ही चाहिए। वर्कर्स का प्रॉब्लम अलग होता है, किसानों का प्रॉब्लम अलग होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम अलग होता है, हमारे जो हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम जो चलाते हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके प्रॉब्लम कुछ अलग होते हैं। लेकिन इसमें से सब मैनेज करके, उनको टाइम देकर, उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सुनकर
अच्छी तरह से सॉल्व किया तो वो सक्सेसफुली आप जा सकते हैं आगे। सर, सहकारी कारखाना सक्सेसफुली चलाना, जी मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई साधारण बात नहीं है, ये जी, बहुत ही जी, जी। असाधारण सी बात है। जी बराबर। तो इतने लोगों से मिलना और इतना परफॉर्मेंस देना जी और तय रेट से भी ज्यादा पैसा देना, उसके लिए बहुत सारा होमवर्क भी होता है सर एक्चुअली, जी जो प्लानिंग करो। तो प्लानिंग करना पड़ता है। यहाँ की बात तो कभी कभी स्ट्रेस में भी आते होंगे सर, क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बीच में अलग अलग समय अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं बराबर। और आपकी चिंता होती है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस बढ़ाएं, किस तरीके से और ज्यादा रिटर्न्स फार्मर्स को दें, गरीब लोगों को दें। बराबर तो इनके बीच में कभी बहुत स्ट्रेसफुल नहीं हो जाते सर आप? ये होते हैं, लेकिन अभी कैसा है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं सबके, वर्कर्स भी होते हैं, फार्मर्स के होते हैं, तो उनमें से कुछ डिसीजंस स्ट्रिक्टली लेने होते हैं, अपनी इच्छा न हो, लेकिन इंडस्ट्री के फायदे के लिए कुछ निर्णय ऐसा होता है कि आप न चाहते हुए भी लेने होते हैं, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री का अच्छा होता है, सबका भला होता है, तो उससे मैनेज कर लेते हैं। सर आपका सब स्ट्रेस डायरेक्टर्स का उसमें साथ होता है, डायरेक्टर बॉडी भी अच्छी तरह से काम कर रही है, उनका भी अच्छी तरह से साथ होता है। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर आप? कुछ संगीत सुनते हैं या कुछ योगा प्राणायाम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कहीं छुट्टी पे चले जाते हैं? मैं सुबह वॉकिंग करता हूँ, बराबर है। वही जॉगिंग है, उतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता फिर। जो कल्टीवेशन लैंड है जी वो हर साल थोड़ा कम होता जा रहा है सर। अच्छा। तो वो जो कल्टीवेशन जो लैंड है कम हो रहा है, उसका प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकता है सर एक्चुअली? नहीं, हमारे एरिया में तो ऐसा नहीं हो रहा एरिया में है। आप हमारे एरिया में नहीं है, अभी तो अच्छा मानसून था, प्लांटेशन बहुत सारा हुआ है। नेक्स्ट सीजन हमें प्रॉब्लम है कि इतना हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ से सर एक्चुअली 40-50 किलोमीटर या शायद थोड़ा दूर और वहाँ पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं है, तो पता चला कि आपकी फैक्ट्री प्रेमाइसिस की वजह से जी। कि श्री सोमेश्वर साकर कारखाना यहाँ पे है, जी। उसकी वजह से यहाँ पानी का दिक्कत नहीं है। तो ये पानी का प्रॉब्लम कैसे मैनेज किया सर आपने? नहीं, हम किसानों को लिफ्ट इरिगेशन के लिए कुछ सहायता करते हैं, ड्रिप इरिगेशन के लिए बहुत सारा मदद किया है हमने, फाइनेंस अवेलेबल करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन कराओ, पानी की बचत करो, कम खर्चा होगा, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, उससे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और गन्ने की खेती बढ़ रही है। आपने सर जो एजुकेशन बेल्ट बनाया है पूरा, जी जो जिसमें गरीब फार्मर्स के बच्चे पढ़ते हैं और बाकी जो सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो लोग हैं वहाँ उन सारे बच्चे पढ़ते हैं जी। हमने खुद देखा कि काफ़ी गरीब बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ। जी। तो ये एजुकेशन पूरा इंस्टीट्यूट बनाना, इतने सारे स्कूल्स बनाना, ये कैसे प्रेरणा हुई सर आपको, और इतने सस्ते दाम का एजुकेशन देने के लिए? जी जी। अभी यहाँ से पहले तो हमारे ज़माने में मैं जो स्टूडेंट था तो पुणे जाना पड़ता था इंजीनियरिंग के लिए या इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे सोमेश्वर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम यहाँ पे अभी पब्लिक स्कूल एक स्टार्ट किया है, बहुत साल हुए, अच्छी तरह से चल रहा है। केजी से पीजी तक के कोर्सेज यहाँ पे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मराठी मीडियम स्कूल्स है, फिर साइंस कॉलेज है, बीएससी, एमएससी, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है, डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। और यहाँ पे किसानों के जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको कंसेशनल इसमें फीस में हम एजुकेशन देते हैं। इस साल तो हमने टोटली 0 फी मुफ्त में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में एडमिशन्स दिया है किसानों को जो हमारे मेंबर्स हैं,
उनके लिए इस साल से हमने ये भी कोशिश की है, अच्छा रिस्पांस मिला है। और जो लड़कियां पूना बारामती नहीं जा सकते, उनको यहाँ पे भी अच्छी एजुकेशन मिल रही है अभी। तो सर ये जो उत्साह है सर जी, और जिसको बोलते हैं मोटिवेशन, जी। ये सर कहाँ से मिलता है कि 500 600 700 रुपए एक्स्ट्रा दो एफआरपी के ऊपर, जी। किसानों के बच्चों की जो शिक्षा है उसको मुफ्त कर दो, जो काम सरकारों का होता है, जो बराबर। काम सरकारों को करना चाहिए, वो काम ये जो प्रेरणा है ये पवार साहब और अजीत दादा के माध्यम से मिल रही है। और यही ताकत है कोऑपरेटिव मूवमेंट की। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट ही ऐसा डेवलपमेंट मेनली रूरल एरिया में कर सकते हैं। और सर एक्चुअली अब आपकी जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, जी। आपके जो किसान हैं, जी। उन सबको सर मोटिवेशन देने के लिए आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं सर उनको? उनमें उत्साह किस तरीके से पैदा करते हैं कि वो और नहीं, हमारा प्लानिंग होता है, प्लांटेशन का, हार्वेस्टिंग का प्लानिंग होता है। वो इकट्ठा करके कुछ किसानों के कॉन्फ्रेंस होते हैं, उनको गाइड किया जाता है कैसा प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांट्स उनको अच्छा सीड्स कैसा मिलेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हम देते हैं उनको। ऐसा थोड़ा सा इंकरेज करते हैं उनको। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप खुद बनाते हैं सर? हाँ, हमारा फैक्ट्री खुद बनाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और ये किसानों को मुफ्त? किसानों नहीं, मिनिमम चार्जेस, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। तो केमिकल का उपयोग बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और ड्रिप इरिगेशन पे हमने प्रोवाइड किया है। इसकी वजह से जो पर एकड़ यील्ड जो है वो अभी हमारे एरिया में बढ़ रहा है। उसकी वजह से और भी किसानों को अच्छी तरह से मुनाफा हो रहा है। और सर एक जिसको बोलते हैं कि एक लीडर जो होता है, जी, आपके हिसाब से मैं आपकी जी। राय जानना चाहता हूँ कि जी। नेता का उद्देश्य क्या होना चाहिए और नेता कैसा होना चाहिए सर? लीडरशिप कैसा होना चाहिए सर? नहीं, लीडरशिप ऐसा होना चाहिए कि जो सबका सोचे, सबका ख्याल रखे, ऐसा लीडरशिप होना चाहिए। सबको अच्छी तरह से उनसे बर्ताव करे, ऐसा लीडरशिप होना चाहिए। सर आजकल पोल्यूशन की बात बहुत होती है जी, सर जी, actually। जी, और यूनाइटेड नेशंस और दूसरी जो वर्ल्ड की जो टॉप बॉडीज है, जी, वो भी बहुत ही चिंतित हैं इस मामले की में, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो बहुत जी। बड़े लेवल पर है। ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं जाती जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स मिले और जी। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन पे बात ना हो। जी, हम यहाँ आए तो सर एक्चुअली हमने अभी खुद जाके देख के आए, जी, चिमनी से धुआं नहीं निकला। हमारे साथ एक्चुअली हमारे सर हैं, तो मैंने सर से पूछा कि सर ये कैसे, तो उन्होंने बोला कि ये जो इक्विपमेंट लगाया है वो इतना महंगा है, जी। वो इतना महंगा है कि उसका कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते हैं सर। जी, जी। तो कैसे सर इतने महंगे इक्विपमेंट्स लगा के आसपास के एरिया को साफ स्वच्छ रखने का? जी। और ये नहीं, अभी कैसा है कि रूल्स ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के रूल्स भी एमपीसीबी के माध्यम से स्ट्रिक्टली अभी वो देखते हैं कि पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सबके बहुत बारीकी से निगरानी होती है। ऑनलाइन सब मॉनिटरिंग होता है। तो हमने भी ईएसपी जो चिमनी के पास में बॉयलर के आगे जो सिस्टम बिठाए हैं, उसकी वजह से अभी एयर पोल्यूशन कम हो रहा है। वाटर पोल्यूशन के लिए भी वहाँ पे प्लान्स बिठाए हैं कि वाटर पोल्यूशन ना हो। ये सब हम अच्छी तरह से वो देखते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। बराबर। और सर पानी जैसे आपने बताया, तो पानी जी। तो आपका पूरा सर्कुलेट हो जाता है। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बिठाए हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन नहीं होता। बराबर। तो बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे सर आपने कवर कर लिए। जी, जी, क्योंकि हमने देखा पानी तो जो है पूरा अंदर ही रीयूज हो जाता है, जी, वो इक्विपमेंट सफाई करने के लिए, जी, जी, जी। और बाकी सब हो जाता है, Washing लेकिन के लिए। और हवा भी साफ रहती है, जो एक बड़ा मुद्दा रहा, जी। वो भी बहुत ही क्लियरली हुआ। दूसरा सर एक्चुअली ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी
उसको सेव करने के लिए बहुत मुहिम चला रही है सरकार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, जी। तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए भी बहुत काम किया है। लेकिन आप बताएंगे सर ये किस तरीके से और कैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी सेव की? वो भी हमारा प्रयास रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करके जो कुछ भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसमें से इन हाउस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्ट्री के लिए या हमारे वर्कर्स कॉलोनी के लिए, वहाँ तक भी उसकी सेविंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर सके, उससे हमें ज़्यादा इनकम सोर्स मिल सकता है। वो हमारा हमेशा प्रयास रहता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सके। बराबर सर। और सर एक सवाल मेरा रह गया था सर एक्चुअली कि आपके फेवरेट टीचर कौन है सर? क्योंकि जब आप स्कूल में थे जी और जिस समय कॉलेज में थे जी, तो उस समय तो आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये सर मुझे सर या मैडम बहुत परेशान करते हैं जी। लेकिन आज आपको ऐसा लगता है कि नहीं उन्होंने जो डांटा था, जी, जी, उन्होंने जी। जो फटकारा था जी। उनकी वजह से आपको बहुत जीवन में जी, कुछ जी। उपयोग, बहुत सारी चीजें उपयोगिता हुई। जी जी। तो कोई फेवरेट टीचर सर? मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ। अकाउंटेंसी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। उसके टीचर थे कदम सर, वो मेरे फेवरेट टीचर थे। सर एक सवाल पूछना था कि जी। आप छुट्टी लेते हैं सर कि नहीं लेते हैं सर? नहीं, वैसा छुट्टी हर टाइम काम ही रहता है, इसमें काम में एंजॉय करता हूँ। छुट्टी नहीं लेते? छुट्टी वैसा छुट्टी नहीं रहता। ऑफिशियली संडे छुट्टी है हमारी, लेकिन उसमें भी काम रहता है, कुछ लोगों को मिलना, ऐसा ही होता है। जो भी हमारे भारत के युवा इंजीनियर्स हैं जो शुगर फैक्ट्री से एसोसिएटेड जी हैं जी। अभी, या जिन्होंने जो ज्वाइन कर चुके हैं या जो ज्वाइन करने वाले हैं, जी, उनके लिए सर आपका क्या संदेश है कि शुगर फैक्ट्री में आए तो किस तरीके से, मतलब क्या सोच लेके आए और किस तरीके से? अभी इंजीनियर्स, मुझे तो हमेशा लगता है कि शुगर फैक्ट्री में और नया इनोवेशन होना चाहिए। ये जो शुगर क्रश करके, गन्ना क्रश करके चीनी बनाना, बराबर सर। अभी थोड़ा इनोवेशन आया है कि को जनरेशन प्लांट बगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो और कुछ मोलेसिस से स्पिरिट बना रहे हैं, तो इससे और कुछ ज़्यादा केमिकल्स बन सकते हैं और इनकम सोर्स बढ़ सकता है। इथेनॉल भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसे गवर्नमेंट ने अगर कुछ हेल्प किया, पॉजिटिवली उस नज़रिया रहा गवर्नमेंट का, तो मुझे तो लग रहा है कि चीनी बाय प्रोडक्ट रहेगा और इथेनॉल को जनरेशन ये मेन प्रोडक्ट रहेगी। ऐसा कुछ इनोवेशन शुगर इंडस्ट्री में होना चाहिए कि जिसकी वजह से देश को भी मदद हो और किसानों को भी मदद होना चाहिए। तो इंजीनियर लोगों ने इसमें थोड़ा अलग से सोचना चाहिए। सर हमारे साथ समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद।